सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड आज लर्निंग करेंगे कि क्या क्या इसमें कंटेंट्स दिए हुए हैं। बहुत डिटेल तो नहीं दिया हुआ है, बट इतना दिया हुआ है कि जो मेडिकल एग्ज़ाम नीट का होता है और जो एकेडमिक बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर जल्दी जल्दी मैं पढ़ देता हूँ। Are we not lucky that plant reproduce sexually? The myriads of flowers that are enjoy gazing at, scent and the perfumes that we soon over, the rich colors attract us. Are all these as an aid to sexual reproduction? मतलब ये जो फीचर्स पाए जा रहे हैं फ्लावर्स में जो हमको दिखाई देते हैं वो सभी मदद करते हैं एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसे आगे हम लोग समझेंगे। Flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness. All flowering plants show sexual reproduction. जितने भी flowering plant हैं, बड़ा important point है कि यहाँ जितने भी flowering plant हैं sexual reproduction show करते हैं। A look at the diversity of the structures of the inflorescences, flowers and the floral parts shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction, that is the fruit and seed. मतलब कहने का जो भी आपको वैरायटी मिल रही है इन्फ्लोरेसेंस में, फ्लावर्स में या फ्लोरल पार्ट में, वो बेसिकली इस तरह का अडाप्टेशन है जो कि मदद करता है और इंश्योर करता है कि सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन हो। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी एंजियोस्पर्म में। तो जब भी एंजियोस्पर्म की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है कि फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है। जिम्नोस्पर्म में या उससे लोअर ग्रुप में, चाहे वो टेडोफाइट हो या ब्राओफाइट, वहाँ पर आपको फ्लावर्स नहीं मिलेंगे। आगे आते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस टाइम इमोमोरियल। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू. दे हैव always been used as symbol for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. तो बहुत से रिचुअल्स में, बहुत सारे ओकेज़न पे फ्लावर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और बेहतर हम लोग जानते हैं, इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं करना है। अब आगे आते हैं मेन पॉइंट्स पे। टू अ बायोलॉजिस्ट, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स and the sites of sexual reproduction. The flower are the site of sexual reproduction. In earlier classes you have read the various parts of flower. This figure will help you recall the parts of a typical flower. अब इसमें देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स दिए हुए हैं डायग्राम में। देखिए ऊपर एंथर है, पेटल, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ये स्टाइल वाला पोर्शन है। इसके अलावा फिलामेंट, नीचे आते हैं तो सेपल है, ओवरी, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होता है और उसमें जिसे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइड या एम्ब्रियोसाइक कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज़ कॉल्ड द थैलेमस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है इसे हम लोग पेडिसिल या स्टाक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया जो मैं कोशिश करूँगा कि आपको शो करूँ। राइट, अब आगे आते हैं। तो जो पूरा चैप्टर है उसको प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। हम लोग पहले प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट्स, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में देखते हैं क्या है। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट अ प्लांट इज गोइंग टू अ फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। ठीक है, मतलब फ्लावर बनने की जो प्रोसेस है या जो डिसीजन है वो काफ़ी पहले ही ले लिया जाता है, जो कि हम लोग देखते हैं प्लांट में फ्लावर जब बन जाता है। बना हुआ हमको फ्लावर दिखा, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाती है। आगे क्या है, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रीमोडियम। तो हार्मोनल स्टिमुलस, इसके अलावा इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, ये सारे, इसके साथ ही साथ जो जेनेटिक स्टिमुलस होता है वो स्टिमुलेट करता है शूट मेरिस्टेम को, या आप बोल सकते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम को, ताकि वो फ्लोरल प्रीमोडियम और आगे चल के फ्लोरल बर्ड का फॉर्मेशन हो। इन्फ्लोरेसेंसेज आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स. In the flower, the male and female reproductive structure, the endoecium and the gynoecium, differentiate and develop. तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे एंडोसियम, वहीं फीमेल जो है यहाँ पे गाइनोसियम है.
राइट। अब आगे आते हैं हम लोग कि कौन कौन से मेल पार्ट है, कौन से फीमेल पार्ट है, उनको हम लोग अलग अलग देखते हैं। स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इन सारी चीज़ों को देखना है। तो स्टेमन पे आते हैं सबसे पहले कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं, एंड एंड्रोशियम इज कंसिस्ट ऑफ वन और मोर नंबर ऑफ स्टेमन। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, इसके दो मेन पार्ट होते हैं। एक तो लॉन्ग स्लेंडर पार्ट होता है जिसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं या स्टाक कहते हैं, और एक टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एंथर कहते हैं। तो जो टिपिकल आप एंजियोस्पर्म में देखेंगे तो जो एंथर है वो बाइलोब्ड होगा। ये लाइन ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। तो एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट, लेकिन इस लाइन को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको शो करता हूँ, नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए आप, कहाँ गया ये क्वेश्चन, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू द, ऑप्शन दिया हुआ है तो सीधा सा आंसर है थैलमस और पेटल, जो कि यहाँ देखिए एनसीईआरटी में भी साफ साफ दिया हुआ है कि द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। तो एनसीईआरटी की लाइन अगर आपको ठीक ठाक तैयार है, आपने रिवाइज प्रॉपरली किया है, तो नीट के क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स और डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, वेरी करेगा इफ़ यू आर, तो ये सब कहानी आगे आते हैं। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, ऊपर जैसी बात हुई है, विथ ईच लोब हैविंग टू थीका। तो हर लोब में दो थीका होता है, इस वजह से जो लोब है वो क्या होता है, डाइथीकस हो जाता है। राइट, ईच लोब में, यानी दो लोब हैं तो टेट्राथीकस हो जाएगा। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. Let us understand the various types of tissues and their organization in the transverse section of an anther. The bilobed nature of anther is very distinct in transverse section of the anther. The anther is four-sided, tetragonal हो जाता है, consisting of four microsporangia located at the corners, two in each lobe. यानी हर लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। कुल मिला के कितने स्पोरेंजिया हो जा रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। मैं डायग्राम में शो करता हूँ, यहाँ देखिए, ये देखिए, एक तो ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया और ये हो गया जो सेंट्रलाइज पोजीशन, और ये क्या है, सर्कुलर यहाँ पर है। तो ये मिलाकर क्या होगा, थीका, थीका भी हम कह रहे हैं, है ना, दैट इज़ द, इसके अंदर जो कैविटी है दैट इज़ कॉल्ड द पॉलन सैक। दिस इज़ अ लाइन ऑफ डिहाइसेंस। ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाता है एंथर, तो ये क्या होती है, लाइन ऑफ डिहाइसेंस। जो ये टिश्यू होते हैं ये सूखते हैं और यहाँ से बस्ट करता है, ब्रेक करता है, पॉलन बाहर रिलीज होते हैं। आगे आते हैं, तो दो लोब हैं, एक लोब ये है और ये एक लोब ये है, तो डाइथीकस स्ट्रक्चर है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। तो माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चलकर डेवलप होता है और क्या बना लेता है, पॉलन सैक। मतलब सिनोनिम अगर आप बोलिए तो माइक्रोस्पोरेंजिया को पॉलन सैक या पॉलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजिया भी हम कह सकते हैं। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनली रन करते हैं और इसी में क्या मौजूद होता है, पॉलन ग्रेन, जिसको हम लोग मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर पे आते हैं। टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम ट्रांसफर सेक्शन में अगर देखें तो ये सर्कुलर होता है, आउटलाइन जो इसकी होती है और सर्कुलर होती है, और 4 लेयर यहाँ पर होती हैं। तो इस सराउंडेड बाय 4 लेयर। सबसे बाहर कौन सी, एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर, और सबसे इनर कौन सी होती है, टेप्टम होती है। राइट, द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। नेक्स्ट लिखा है द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज़ द टेप्टम। जो इनर लेयर होती है वो टेप्टम है, जबकि ऊपर की 3 लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, इनका मेन फंक्शन क्या है, एक तो प्रोटेक्शन है और दूसरा डिहाइसेंस ऑफ एंथर। जब ये सूखती हैं तीनों लेयर तो पॉलन ग्रेन आसानी से रिलीज़ हो जाता है इनके सूखने पर। इनर लेयर को हम लोग टेप्टम कहते हैं, जो कि नरिश करती है पॉलन ग्रेन को, और जो सेल होती हैं टेप्टम की उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और नॉर्मली एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। देन क्वेश्चन इसमें लगाया गया, कैन यू थिंक टेप्टम सेल्स कुड बिकम बाई न्यूक्लिएटेड, मतलब क्यों होती हैं। तो नॉर्मली सी बात है कि इनका काम सिक्रीशन होता है, नरिशमेंट करना होता है, तो ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव होंगी। तो मेटाबॉलिकली अगर एक्टिव है तो मेटाबॉलिक सेंटर जो होता है किसी सेल का वो न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस की
मौजूदगी होती है। ठीक है, इसका सिंपल आंसर यही है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। आगे क्या लिखा है, व्हेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप कंपैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जो स्पोरेंजियम है उसमें मास ऑफ टिश्यू होता है या मास ऑफ सेल हम कह सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द स्पोरोजीनस टिश्यू। और इसी स्पोरोजीनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं जो आगे चलकर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि अगला पॉइंट है। लिखा है एंथर जब डेवलप होता है तो सेल जो होती हैं स्पोरोजिनस टिश्यू की वो मियोटिक डिवीजन करती हैं और क्या बनाती हैं, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड, राइट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है, एज ईच ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल कैपेबल होती है कि 4 माइक्रोस्पोर बना सके, और हर माइक्रोस्पोर के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आगे चलकर माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाए। लिखा ईच वन इज़ पोटेंशियल पॉलिन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू में सेल हैं वो क्या हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या उनको क्या बोलते हैं, पॉलिन मदर सेल। नॉट द डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पॉलिन मदर सेल थ्रू द मियोसिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। The microspore as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells called microspore tetrad। और जब ये मैच्योर और डिहाइड्रेट होते हैं तो माइक्रोस्पोर एक दूसरे से डिसोसिएट होते हैं और डेवलप हो जाते हैं किसमें, पोलन ग्रेन में। अगर आप माइक्रोस्पोरेनियम के अंदर देखें तो 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन आपको दिख जाते हैं जो कि डिहाइसेंस के समय एंथर से रिलीज होते हैं। तो ये हो गया स्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरेनियम के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है एक्चुअल में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज़ द पोलन ग्रेन। क्या लिखा हुआ है, पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो मेल गैमेटोफाइट कौन है, पोलन ग्रेन है। अब ये सब तो आप पढ़िएगा, आगे आते हैं इसमें हम लोग। पोलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल होते हैं साइज़ में, और इनकी जो साइज़ है वो 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर में होती है। 2 लेयर होती है, आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं, जो कि बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, जो कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, इससे भी सवाल बहुत पूछा जाता है, जो हाई टेम्परेचर को, स्ट्रॉन्ग एसिड को, एल्किली को या एंजाइम को टॉलरेट करती है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पोलन ग्रेन में ये स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोरोपोलेनिन, जो कि एक्साइन में मौजूद है। ठीक है, आगे क्या लिखा, पोलन ग्रेन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड द जर्मपोर, जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन या आप बोल सकते एक्साइन एब्सेंट होगी, जर्मपोर, यहीं से पोलन ट्यूब जर्मिनेट करता है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। याद रखिएगा, इससे भी सवाल आया है। स्पोरो में दिखाई देता हूँ आपको ये क्वेश्चन। देखिए 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल प्रिजर्विंग पॉलिन एज अ फॉसिल। तो ऑप्शन स्पोरोपोलेनिन है। ठीक है, और वही एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि फॉसिल्स के तौर पे प्रिजर्व किया जा सकता है। तो जो एक्साइन है वो वेरिएशन अलग अलग स्ट्रक्चर में हो सकती है, यही लाइन यहाँ बोली जा रही है। और पूछा जा रहा है कि एक्साइन शुड बी हार्ड, वजह होने क्या है इसकी, जर्मपोर का फंक्शन क्या है, तो मैंने बताया वहाँ से पोलन ट्यूब। इनर वॉल जो होती है उसे हम लोग इंटाइन कहते हैं, जो कि बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की, जबकि ये थिन होती है। राइट, मैं ऊपर करूँ, कुछ दिख तो रहा नहीं है। हाँ, तो इनर वॉल जो है उसे इंटाइन कहेंगे। ये थिन लेयर होती है, कॉन्टीन्यूस लेयर होती है, और सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म जो पोलन ग्रेन का होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, उसे घेरे हुए होती है। और नॉर्मली पोलन ग्रेन में आपको 2 सेल स्टेज मिलती है, एक तो वेजिटेटिव सेल होती है, दूसरी जनरेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल लार्ज साइज़ में होती है, उसमें ज़्यादा फूड रिजर्व होता है, और इसका न्यूक्लियस जो होता है इरेगुलर शेप होता है। जनरेटिव सेल स्मॉल होती है और फ्लोट्स करती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। एक एक लाइन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वेजिटेटिव सेल होती है स्पिंडल शेप सेल होती है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस होगा।
60% एंजियोस्पर्म में देखें तो पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में शेड होते हैं, यानी कि एक तो वेजिटेटिव सेल, दूसरी जनरेटिव सेल होगी। इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म है वहाँ पे 3 सेल स्टेज में शेड होते हैं। मतलब कहने का जो जनरेटिव सेल होती है वो डिवाइड करती है माइटोटिकली और फॉर्मेशन करती है किसका, 2 मेल गैमेट का, तो टोटल नंबर ऑफ सेल हो जाती हैं 3। पॉलन एलर्जी से देखिए कि कई सारे स्पीशीज़ की जो पॉलन होते हैं वो एलर्जी और ब्रोंकियल एफ्लिक्शन कॉज करते हैं कुछ पीपल्स में, जैसे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में एग्जांपल के तौर पे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है। एग्जांपल के तौर पे पार्थीनियम या जिसे हम लोग कैरेट ग्रास कहते हैं, इवन मैंने कैरेट ग्रास का शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं कैसी होती है वो। ये पॉलन एलर्जी कॉज करता है, अगर इसका पॉलन इंटर कर जाता है तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ये पॉलन एलर्जी से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट आते हैं, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट। तो पॉलन जाहिर सी बात है प्लांट प्रोडक्ट है तो उसमें न्यूट्रिएंट बहुत भरपूर अमाउंट में होगा। और आज के ज़माने में पॉलन को हम लोग पॉलन टैबलेट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एज अ फूड सप्लीमेंट के तौर पे। वेस्टर्न कंट्रीज़ में पॉलन प्रोडक्ट्स मौजूद हैं बहुत, टैबलेट या सिरप के फॉर्म में बहुत ज़्यादा। और ऐसा माना जाता है कि जो पॉलन है का कंजप्शन है उससे एथलीट्स की परफॉर्मेंस या रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ जाती है, उसको बढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल भी करते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं पॉलन वायबिलिटी पे, कि जब पॉलन एंथर से रिलीज़ होता है ना, वंस दे आर शेड, जब ये रिलीज़ हो जाते हैं तो स्टिग्मा पर लैंड कर रहे हैं, अब इसके कितने समय के अंदर ये पॉलिनेशन कर लेंगे, या एंथर से निकलने के बाद पॉलन कितने समय तक एक्टिव रहते हैं कि अगर वो स्टिग्मा पर पहुंच जाएं तो पॉलिनेशन कर लेंगे और पॉलन जर्मिनेशन हो जाएगा, राइट। पॉलिनेशन तो एक्चुअली हम लोग ट्रांसफ़र बोलते हैं, लेकिन पॉलन जर्मिनेशन की बात हो रही है एक्चुअल में। क्या लिखा है कि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे, बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। जैसे कुछ सीरियल और राइस में अगर देखा जाए तो पॉलन की जो वायबिलिटी 30 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है। वहीं कुछ रोजेसी यानी रोज़ फैमिली, ल्यूग्यूमिनेसी यानी दालों की, और सोलेनेसी जैसे आलू की फैमिली की बात की जाए तो यहाँ पे वायबिलिटी जो होती है कई महीनों तक हो सकती है। और अगर हम पॉलन वायबिलिटी बढ़ाना चाहें तो इसको स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, तो वायबिलिटी बढ़ जाएगी -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और पॉलन बैंक में स्टोर कर सकते हैं। इस प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मैं दिखा देता हूँ फिर से। ये 2018 का ही क्वेश्चन है, कुछ साफ आ रहा है कि नहीं, हाँ देखिए ये दिया हुआ है ना, -196 डिग्री सेल्सियस। तो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे जो नीट में पूछे गए हैं और एनसीईआरटी के लाइन से ही आए हैं। तो पॉलन के रिगार्डिंग हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए। पॉलन एनर्जी, पॉलन वायबिलिटी, पॉलन फूड यानी फूड न्यूट्रिएंट्स के तौर पे जो सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, स्टेमन का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। ओके, फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा।